आप होशा मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबान आवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब के हवाले से। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ते हुए खुफिया हमलों और प्रॉक्सी वार के पीछे अफगानिस्तान और भारत का वाज़ेह हाथ सामने आ रहा है। मुतादिद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी है, जबकि कई बार मुज़ाकरात की कोशिशें भी की गई, मगर हर बार अफगान हुकाम का गैर संजीदा रवैया इन मुज़ाकरात को नाकाम बना देता है। पाकिस्तान ने हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर अफगान तालिबान के इस मकरू चेहरे को बेनकाब किया। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का और बड़ा खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है और आलमी बिरादरी को चाहिए कि अफगान हुकूमत पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दबाव डाले। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर अपनी सरहदों पर किसी किस्म की दरअंदाजी या खतरे की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। इस पर बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं मरियम फातिमा साहिबा। बहुत शुक्रिया मरियम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मरियम साहिबा, हालिया खुफिया हमलों और प्रॉक्सी वॉर के पीछे अफगान सरजमीन और भारतीय नेटवर्क का वाज़ेह किरदार हमने देखा। अब क्या समझती हैं, कितना खतरनाक है ये खत्ते के लिए और मुल्क की सलामती के लिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं ये समझती हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। जो वहाँ की तालिबान गवर्नमेंट थी, पहले वो रिलीजियस आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है और अलाइन थी, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स उन्होंने जो है उसके ऊपर बेस किए हुए थे। एक स्ट्रिक्ट शरिया कंप्लाइंट उनकी इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम की। बट इन रिसेंट टाइम्स हम ये देख रहे हैं कि जो पैराडाइम शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टार्क है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि नाउ दे आर लुकिंग फॉर लेजिटिमेसी, नंबर वन। नंबर टू, उनका ये कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उनके अंदर बहुत सारी धड़ाबंदियाँ हुई हैं। ख़ासतौर पे आप देखें, काबुल ग्रुप है, कंदाहारी ग्रुप है। कंदाहारी ग्रुप जो है अभी भी पुराने शरिया कंप्लाइंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर जो है वो अलाइंड है, और वो काबुल ग्रुप को थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी देता है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ देयर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स और उनकी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर, और साथ ही शरिया कंप्लाइंस के ऊपर भी इम्पोजिशन करता है। जबकि जो काबुल ग्रुप है जो इस वक्त काबुल के अंदर है, TTA, दैट इज़ वेरी मच अलाइन विद इंडिया एज वेल। और आप देखिए कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की झड़प हुई, एक ही मुल्क ने अनअपोलोजेटिकली सपोर्ट किया है इंडिया को, और उसके फ़ौरन बाद जो है वहाँ पे अमीर खान मुत्तकी जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर उनका विजिट था इंडिया के अंदर। तो मैं बेसिकली ना इसको एक देख रही हूँ कि दे आर अ फ्रंट मैन नाउ फॉर इंडिया। और मैं तो सिर्फ इंडिया नहीं, मतलब आई विद अ लॉट ऑफ कॉशन मैं कहूँगी कि मुझे तो इसराइल का भी फ्रंट मैन अब वो नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर। अब बात पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल और रिलीजियस अलायंस से निकल गए, अब वो चले गए लेजिटिमेसी की तरफ। नाउ दे आर ऑफ नीडिंग मनी, और वो उसके लिए चूंकि इससे पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इंडिया ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। उस वैक्यूम को इंडिया ने अभी भी फिल रखा है, और उन्होंने अपने अंदर भी पैराडाइम शिफ्ट पैदा किया है बाय डेवलपिंग रिलेशनशिप्स विद द तालिबान गवर्नमेंट, और उसको उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा उन्होंने गर्मजोशी एक दूसरे की तरफ दिखाई है, और अब बहुत ज़्यादा गर्मजोशी हो गई है, और वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लेटेंटली अगेंस्ट पाकिस्तान। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी मिलिट्री वजह भी बताती हूँ कि क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत आगे है, दे हैव अ बिग मिलिट्री। बट आप देख लें कि उनको ये फीलिंग आ गई है कि उनकी वॉर रेडीनेस और पाकिस्तान को ओवर पावर करके एकदम से जेर बार करने का अभी सलाहियत इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है कन्वेंशनल वॉरफेयर में। तो जब वो ईस्टर्न बॉर्डर को हॉट किया उन्होंने, तो उनको कोई ख़ास खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिला मिलिट्री पर्सपेक्टिव में। तो उन्होंने अब नॉन कन्वेंशनल एसिमेट्री के ऊपर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया, ताकि वो इन तालिबान और उनके साथ TTP और BLA और फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे फैक्शंस हैं, उन सब के ऊपर जो है अब वो एंगेजमेंट उनके साथ कर रहे हैं, ताकि उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे, बलोचिस्तान में भी। ठीक है मरियम फातिमा साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। और अब एक ब्रेक। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर कीमत आवाम को ही चुकानी पड़ी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली और गैस की कीमतें मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक मजीद बढ़ाई जाएंगी, वो भी ऐसे वक्त में जब आम आदमी पहले ही महंगाई से
टूट चुका है। FBR की जानिब से टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल को जवाब बनाकर खाद, कीड़े मार अद्वियात और महंगी शुगरी मसनूआत पर नए टैक्स लगाने और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। यानी किसान, दुकानदार, छोटा कारोबारी तबका और आम शहरी सबके अखराजात अब मजीद बढ़ेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं मंजूर मलिक साहब। मतलब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यानी पाकिस्तान और IMF के मौजूदा मुज़ाकरात में जो मंजूर की गई 23 शराइत हैं, तो सबसे ज़्यादा असर आम शहरी पर पड़ने वाला है इसका? मैम देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी को असेस किए बगैर हम टैक्सेशन के टारगेट बनाते हैं, और वो टैक्सेशन जब नहीं बनती तो हम उसको रेवेन्यू टारगेट कह देते हैं। जी हाँ। और रेवेन्यू में आप लोगों की जेबों से एडवांस लेके जाते हैं, और फिर आपको पता है कि आप खुद नहीं चाहते कि वो लोग रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे तो वो तो बिलो द इनकम है, और वो बिलो द इनकम है तो वो तो उसने तो टैक्स देना ही नहीं है, लेकिन आपने तो उसके बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में और दूसरी यूटिलिटीज में भी, और जो हाउस होल्ड की चीजें उसमें भी उससे टैक्स वसूल कर लिया। अब दुनिया में ये होता है कि आप इंडस्ट्री लगाने देते हैं, इंडस्ट्री को काम करने देते हैं, उसको रिसर्च बेस्ड लेके जाते हैं, उसके लिए रेवेन्यू लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम 1974 के नेशनलाइजेशन एक्ट से बाहर नहीं निकल सके। आज भी जो करना है गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट की मर्जी से किसी ने पैसा बनाना है, गवर्नमेंट की मर्जी से किसी ने डिफॉल्ट करना है, तो इस तरह इकोनॉमी नहीं चल सकती। देखिए 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपको 6 करोड़ जॉब चाहिए, जिसको हम बार बार मार्केट भी करते हैं और आप लोगों के थ्रू गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि हम IMF के साथ जो बात कर रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड हो। आपकी 37 पॉइंट आप देखें, तकरीबन 38% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी की इंतहाई नीचे हैं। हमने उनको पॉवर्टी से कैसे पुल आउट करना है? हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमने उनको कैसे स्कूलों में लेके जाना है? बिल्कुल। आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। अब देखें, हमने मार्का हक तो किया, हम कहते हैं कि मार्का मौशियत भी कर लें, और मार्का मौशियत के लिए जरूरी है कि हम अपनी गवर्नेंस को ऑडिट करें। हमारी गवर्नेंस इस काबिल नहीं है कि लोग यहाँ पे इंडिविजुअली B2B बिजनेस कर सकें। इसका रिजल्ट निकलता है कि लोग जो है वो मुल्क से सरमाया भी बाहर ले जाते हैं। फिर आप जब लोगों की एडवांस वसूली करना शुरू करते हैं तो आपके पास कोई उसके पैरामीटर्स नहीं होते कि आपके पास 10 रुपए वसूल करने हैं या आपसे 100 रुपया करना है। वो कहते हैं जी हमने रेवेन्यू टारगेट पूरा करना है, जिससे जो निकलता है वो निकाल लें। उसका रिजल्ट निकलता है कि एक दुकान, किसी एक दुकान पे आज आप चली जाएं और जाके देखें, उसका जरा ऑडिट देखें कि उसके पास जितना अगर इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो उसमें से 40% तो गवर्नमेंट उससे एडवांस टैक्स ले चुकी है। उसकी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स नहीं लिया हुआ, मैन्युफैक्चरर से लेके। अब उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी आप बढ़ा देते हैं, आप उसके ऊपर बिजली का कारोबार भी आप करते हैं, गैस का कारोबार भी आप करते हैं, बाकी यूटिलिटीज का कारोबार भी आप करते हैं। तो मुझे बताएं कि जब आपको रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आएगा तो आप चीजों की महंगाई करेंगे, उसके अलावा आपके पास क्या सोल्यूशन है? दूसरी बात यह है कि जो IMF ने कहा, देखिए जब हम GDP कहते हैं तो ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी जो ग्रास का शेयर है, ये जो हमारी डोमेस्टिक ग्रास है उसका जो शेयर है उसके ऊपर टैक्सेशन है। अब आपने इंपोर्ट का बिल अपना देख लें, आप अपनी एक्सपोर्ट का बिल देख लें, आप अपनी फॉरेन रेमिटेंस का बिल देख लें, और उसके बाद भी आप डिफॉल्ट करते हैं, और उसे आपको 6 से 7 8 अरब रुपया चाहिए होता है हर साल डॉलर्स में कि आप उसको मैच कर सकें। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को फॉल करना है, हमने कल्चरल एक्टिविटीज को फॉल करना है, हमने जो फाइनेंस है बैंकों से वो गवर्नमेंट बारोइंग की बजाय पब्लिक में जाए। और मैं एक और यहाँ बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े काबिल लोग भी हैं। मसला ये है कि जब आप मुझे 100 कनाल का घर देते हैं रहने के लिए और उसको वेल फर्निश करते हैं, तो जब वो रिटायरमेंट की तरफ जाता है तो क्या वो 1 कनाल के 10 मरले के घर में जाके रह सकता है? आपने उसका पूरा कल्चर तबाह कर दिया। अच्छा मलिक साहब, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपके जितने पॉइंट्स आपने बयान किए हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। तरक्याती स्कीमों में कमी के बायस आवाम को बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और आपके ख्याल में हुकूमत और IMF के ये जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं इनके तसलसल को देखते हुए आवाम का इत्तेमाद बहाल करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आम आदमी को भी कोई फ़ायदा मिले? मैम सबसे पहला काम यह है कि गवर्नमेंट अंडर दी SOP, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स के ऊपर चलाए जाएं।
یہ ہمیں جو ایک تھریٹ رہتی ہے نا کہ رات کو ایک میٹنگ ہوگی، صبح آپ کی کمپلائنس بدل جائیں گی. انفورسمنٹ والے ہمارے ہاں انتہائی کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور وہ جا کے ہر جگہ پہ ایک میڈیا کو بھی شامل کر لیتے ہیں، عدالتوں میں بھی جا کے غلط بیانی کر لیتے ہیں، اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر میں نے فیکٹری لگائی، میرے بوائلر سے فرض کریں کسی خرابی کی وجہ سے وہاں پہ دھواں نکل آیا، تو آپ اس کو کہتے ہیں جی نکلا یا نہیں نکلا، آپ کرین لے کے چلے جائیں، کہ جی میں نے بوائلر گرا دینا آپ کا. اب مجھے بتائیں یہ چیزیں ایک دن میں پیدا ہوتی ہیں؟ کبھی یہ بھی جو آپ نے پچھلے 30-40 سال سے ایک مسلسل لیس گورننس، بیڈ گورننس کی بنیاد رکھی ہے، آپ اس کو ریوائز کرنے کو لیے تیار ہی نہیں. بالکل، تو آپ مجھے پالیسیز کو بتائیں جو ترقیاتی چینج اسکیمیں کرنے ہم کی بہت بناتے ہیں ضرورت ہے. اس میں کیا لوگوں کی اکانومی بڑھے ملک گی صاحب ان معذرت ترقیاتی کے ساتھ اسکیموں کی وقت وجہ کم ہے، سے؟ مجھے میری نا بریک لینا ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر معیشت منظور ملک صاحب، اس سارے معاملے پہ گفتگو کرتے. بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بلوچستان کے چمن اور مستونگ کے نام تو سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کائنات کے سیارے مریخ پر بھی موجود ہیں، جہاں ابھی تک پاکستان کے کسی شہری نے پاؤں تک نہیں رکھا؟ جی ہاں، مریخ کے مختلف علاقوں میں پاکستان کے 11 شہروں اور مقامات کے نام رکھے گئے ہیں، جن میں چمن، مستونگ، خانپور، جامپور، راوی، جیلم ویلی، حالہ، انڈس ویلی، خورلی، گواش اور شاردی شامل ہیں. ان ناموں کا مقصد مریخ کی سطح پر مقامات کی نشاندہی آسان بنانا اور لوگوں میں فلکیات کی دلچسپی بڑھانا ہے. اسی پر بات کریں گے. تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حسین عالم صاحب. حسین عالم صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حسین عالم صاحب، یہ بڑی انوکھی سی بات ہے کہ ہمارے جو نام ہے شہروں کے وہ مریخ میں لکھے گئے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، نشاندہی رکھی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ عوام یا نیو جنریشن جو ہے انٹرسٹ پیدا ہو خلا کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نا جتنی ان نون جگہیں ہیں مریخ پر یا سائنس میں ڈسکور ہوتی ہیں، ان سب جگہوں کو کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے. اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو جتنے بڑے طوفان زمین پہ بھی آتے ہیں، سمندر میں آتے ہیں، ٹورنیڈوز آتے ہیں، ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح جو مریخ کا مطالعہ کیا گیا ہے اور بین الاقوامی فلکیاتی یونین جو ہے اس نے ورکنگ گروپ نے مختلف جگہوں کو نام دیے ہیں: چاند، زہرا، طارد، مریخ، بیرون نظام شمسی. اور اس ٹاسک گروپ کے ارکان کو تجویز کردہ ناموں کے ساتھ ای میلز ملتی ہیں کہ یہ اس کے ساتھ رکھ دیا جائے. اور بڑے جو گڑھے ہیں، کریٹرز ہوتے ہیں جو وہ ایون فوت شدہ سائنسدانوں، مصنفین، پروفیسرز کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ رے بریڈبری کے نام کے لیے بریڈبری لینڈنگ کا نام انہوں نے رکھا ہے. پھر چھوٹے گڑھوں کے نام قصبوں اور شہروں پر رکھے گئے ہیں، اور ان علاقوں کے اوپر بھی نام رکھے گئے جن کی آبادی، جن شہروں کی آبادی 1 لاکھ سے کم ہے. ایک تو انہیں لائم لائٹ میں لایا جائے، اور دوسرا عام لوگوں کو انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے فلکیات میں مریخ کے بارے میں ہونے والی جو ریسرچ ہے اس کے ذریعے شہر کے رہائشیوں کو اکسایا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر اس بابت ہونے والی پیش رفت، اور دوسرا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی آسانی ہو. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ صرف پاکستان کے ان شہروں کے نام نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی 50 شہروں کے نام جو ہے وہاں پر موجود ہیں، 50 مقامات کے. تو 11 پاکستانی شہر جو ہیں ان میں جو سندھ کے ہیں، ایون راوی وہاں موجود ہے، جیلم محمود ویلی موجود ہے، اور خانپور ہے، شاردہ یا نیلم ویلی جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اچھا، مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریخ کے مشنز میں جغرافیائی مطالعے کے لیے ان ناموں کا کوئی عملی فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ صرف جی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا آپ نام تو کسی بھی جگہ کو کوئی بھی نام دے دیں، لیکن ظاہر ہے اس کو جب بھی ریسرچ ہوگی اور ریفرنس دیا جائے گا تو یقینی بات ہے اس مقام کو شناخت کرنے کے لیے جو نام دیا گیا ہوگا آپ اس کے نام سے پہچانتے ہیں، تو اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے. اور اس کا کوئی فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ، وہاں کے لوگ جو ہیں خوش ہوتے رہیں. جیسے ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارے 11 مقامات کے نام جو ہے وہ مریخ پر موجود ہیں، اور اسی طرح آپ کے ہمسایہ ملک والے بھی خوش ہو جائیں. ہمارے 50 مقامات کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے 50 ہیں، تو ہم اس چیز کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں. لیکن یس، یہ انٹرنیشنل جو اسٹرانومیکل یونین ہے وہ اس کی تجویز کے اوپر اور یہ نام دیے جاتے ہیں، اور یہ کامن پریکٹس ہے. صحیح. اچھا، یہ جو شہروں کے نام رکھے گئے ہیں، مشہور مقامات کے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس جو سائنسدان موجود ہیں ان کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، مصنفین کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں. یہ جو نام رکھے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار بیسکلی کیا ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں کیا وہی نام بلائے جاتے ہیں؟
جی تجویز کیے جاتا ہے. دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ جو مقامات جن کی چھوٹے شہر جن کی جو لائم لائٹ میں نہیں ہے, جو عام لوگ جنہیں نہیں جانتے, ٹھیک ہے, ان کی آبادی 1 لاکھ سے کم ہے, تو ایک تو ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ویلیو ملی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر یقینی بات ہے مور ایکسپلوریشنز ہوں گی, وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر مزید جب خلائی تحقیق ہوگی تو یہ لوگ پرائڈ فیل کریں گے اور ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوگا, انٹرسٹ ہوگا. فائدہ یقینی بات ہے ہوتا ہے, کسی کی چیز کو بغیر نام کے تو نہیں دیا جاتا. کسی گڑھے کا کھڈے کا نام اگر دیا ہے تو یقینی بات ہے اس کے بارے میں کوئی چیز آئے گی تو لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ فلاں چیز ہے. بہت شکریہ پروفیسر حسین عالم ہمارے ساتھ موجود تھے, سارے معاملے پہ کر رہے تھے. اب ہمارے یہ جو نام ہے شہروں کے, چھوٹے چھوٹے شہروں کے نام بھی جو ہیں مریخ پہ بولے جائیں گے. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.